नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं प्रतिचयन प्रविधियाँ भाग 2 इसके साथ आया हूँ, इसके बारे में मैं बतलाऊँगा। अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड इस यूनिट के अंतर्गत नेट फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछा जा रहा है। पिछली जो वीडियो थी प्रतिचयन प्रविधियाँ भाग 1, जिसमें मैं प्रतिचयन प्रविधियाँ जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उसका वर्गीकरण इसके बारे में मैं बताया, जहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, संभाव्यता प्रतिदर्शन और असंभाव्यता प्रतिदर्शन, इसके जो प्रकार हैं, इसमें कौन कौन से, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधियाँ आती हैं उसके बारे में बतलाया और संभाव्य प्रतिदर्शन और असंभाव्य प्रतिदर्शन के अंतरों को बतलाया। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में उन सब पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, अंग्रेजी में इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। नाम से ही है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ऐसा प्रतिदर्शन विधि जिसमें आप साधारणतया जो यादृच्छिक विधि है, रैंडमनेस है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे यह ऐसा प्रतिदर्शन है जिसमें हम यादृच्छिक विधि का प्रयोग करते हैं और सभी व्यक्तियों को प्रतिदर्श में चुनने के लिए जो संभावनाएं रहती हैं इसमें, वह कैसी रहती है? समान संभावनाएं होती हैं। जो आप देखे होंगे पिछली वीडियो में जब मैं आपको बता रहा था संभाव्य प्रतिदर्शन, तो यह जो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन है वह संभाव्य प्रतिदर्शन का एक उदाहरण है। तो जब यह संभाव्य प्रतिदर्शन का उदाहरण है तो इसमें संभाव्य प्रतिदर्शन के सभी गुण विद्यमान होंगे। तो आप देखेंगे यह जो हमारा प्रतिदर्शन है, इसमें जितने भी व्यक्तियों को प्रतिदर्श के अंतर्गत हम चुनते हैं, उन सभी व्यक्तियों के चुने जाने की जो संभावना रहती है वह समान होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के चुन लेने के बाद एक व्यक्ति के चुन लेने के बाद अन्य व्यक्तियों का चुनाव न हो, या कोई एक व्यक्ति नहीं चुना गया तो दूसरा चुन लिया जाएगा, इस प्रकार की संभावना यहाँ पर नहीं रहती। यहाँ पर सभी लोगों के, जनसंख्या में जितने भी लोग हैं उन सब के प्रतिदर्श में आने की संभावना समान रहती है, कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है। अब यह जो विधि है, इस विधि में जनसंख्या से प्रतिदर्श में व्यक्तियों को जो चुना जाता है उसके चुने जाने की जो विधियां हैं, वह देखिए कुछ विधियां हैं, जैसे सिक्का उछाल करके, टॉस करके, मान लेते हैं अब ये बहुत ही छोटे सैंपल पर रहता है तो वहाँ पर हम सिक्का उछालने का प्रयोग करते हैं। 2 लोगों में से किसी एक का चुनाव होता है तो अक्सर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यह क्या है? रैंडमनेस का एक विधि है, रैंडमली किसी चीज़ को चुनने का। ठीक है। दूसरा है पासा फेंक कर, यदि 6 लोग हैं तो 6 लोगों में से किसी एक का चुनाव करना हो या किसी 2 का चुनाव करना है तो पासा फेंक करके आप चुन सकते हैं। फिर इसके बाद लॉटरी विधि, एक बड़ी संख्या जहाँ पर आप 100, 200, 400, 500 या 1000 तक की संख्या है तो वहाँ पर क्या है? लॉटरी विधि से आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें पर्चियों में नाम लिख करके उनमें से कुछ पर्चियों को आप क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। ये है या इसी का सुधरा हुआ रूप है जिसको हम फिश बॉल ड्रा विधि भी कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं? जो पर्चियाँ होती हैं, पर्चियों पर सबका नाम लिख करके आप जो है बॉल में एक जार में डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, हिला करके उसको अच्छे से मिला दिया जाता है और उसके बाद उसमें से कुछ पर्चियों को हम निकाल लेते हैं। जिस संख्या में हमें प्रतिदर्श में सदस्य चाहिए होते हैं उतनी संख्या में हम पर्चियों को निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्या है? यह विधि है। इसके बाद एक आता है रैंडम सारणी विधि। अब जहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या होगी, 1000 या आप देंगे 50,000, 1 लाख की संख्या दी है जनसंख्या में, तो उसमें से आप जो है बाकी जो विधियाँ हैं वो सब विधियों से अगर करेंगे तो बड़ा टाइम टेकन है या एक असंभव सा कार्य है। ठीक है। तो वहाँ पर रैंडम सारणी का प्रयोग करके हम रैंडमली सदस्यों का चुनाव कर लेते हैं। तो ये विधियाँ हैं यादृच्छिक रूप से चयन करने का। देखें, यह जो हमारी विधि है इसका प्रयोग करते समय हमको यह ध्यान रखना होता है कि अनुसंधानकर्ता को अपनी जनसंख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। उसे यह पता होना चाहिए कि उसकी जनसंख्या में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है,
और जो सदस्य हैं उनके गुण अवगुण इन सब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस विधि का प्रयोग करते समय, प्रतिदर्शन की इस विधि का प्रयोग करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि हमारी जो जनसंख्या होती है उसके सभी सदस्यों में समान गुण होने चाहिए, समांगी जनसंख्या होना चाहिए। यदि हमारा जनसंख्या समांगी जनसंख्या नहीं है तो हम साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सैंपल के चयन में, प्रतिदर्श के चयन में हम साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा हम करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ ऐसे प्रतिदर्श से जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो उससे जो भी परिणाम आएगा वह परिणाम शुद्ध होने की जो संभावना होगी वह क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जब भी हम साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग यदि करने जा रहे हैं, कोई भी अनुसंधान करता है अगर इसका प्रयोग करने जा रहे हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि उनकी जो जनसंख्या है वह समांगी होनी चाहिए, समान विशेषताओं से युक्त होनी चाहिए, सबका गुण समान होना चाहिए। तो देखें, नेट फर्स्ट पेपर में जब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो यही कुछ विशेषताओं को आपको दे दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि यदि जनसंख्या का स्वरूप समांगी है, होमोजीनियस है, तो वहाँ पर किस प्रकार की प्रतिदर्शन विधि, सैम्पलिंग टेक्निक का प्रयोग करना उचित रहेगा। तो जब समांगी है तो वहाँ पर आप साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, और यह क्या है, यह संभाव्यता प्रतिदर्शन, यह पूछा जाता है कौन सा संभाव्यता है कौन सा असंभाव्यता है। पिछली वीडियो में इसका पूरा एक लिस्ट दे रखा हूँ तो उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही बात साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की। चलिए नेक्स्ट है स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखिए यह भी एक संभाव्यता प्रतिदर्शन का ही उदाहरण है, लेकिन यह जो विधि है जो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उससे थोड़ा सा सुधरा हुआ है, और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी जो जनसंख्या है उसका स्वरूप कैसा हो, विषमांगी हो। जब हमारे जनसंख्या का स्वरूप विषमांगी होता है तब इस प्रकार का स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रतिदर्शन का प्रयोग जब हम करते हैं वह उचित, यहाँ पर ऐसी स्थिति में वह क्या है, उपयुक्त होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, ये नेट फर्स्ट पेपर में पूछा गया भी है, यदि जनसंख्या का स्वरूप विषमांगी हो, हेट्रोजीनियस हो, तो ऐसी जनसंख्या से प्रतिदर्श के चुनने के लिए कौन सी प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करेंगे। अब ये है क्या, तो देखें यह जो हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न मानदंडों के आधार पर अपनी जनसंख्या को कुछ वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं और इसके बाद हम इन वर्गों से प्रतिदर्श के लिए सदस्यों का चयन यादृच्छिक विधि से कर लेते हैं। और इस प्रकार प्रतिदर्श में आप देखेंगे सभी प्रकार के वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि हमारी जो जनसंख्या है वह हेट्रोजीनियस है, यदि धर्म के आधार पर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर का ऐसा रिसर्च है जिसमें वह धर्म को आधार बनाए हुए हैं, तो आप देखेंगे यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पर धर्म के आधार पर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य और भी कई धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते रहते हैं। अब जब इस प्रकार का हमारा अनुसंधान है तो यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे प्रतिदर्श में सभी धर्म के लोगों का समावेश हो। यदि सभी धर्म के लोग नहीं आएंगे तो फिर इससे जो भी रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा और इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो जब हम साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रैंडमली जब हम चूज़ कर रहे हैं तो सभी धर्म के लोग आ ही जाए। हो सकता है कि 2-3 धर्म के लोग ही आएँ, बाकी धर्म के लोग ना आएँ, या किसी एक ही धर्म के लोग अधिक आ जाएँ, बाकी धर्म के लोग कम आएँ, तो ये समस्याएं रहती हैं। इसीलिए देखिए जब रैंडमनेस
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात की तो वहाँ कहा गया कि वहाँ पर जो हमारा जनसंख्या हो वह कैसा हो, समांगी हो, उसके सदस्यों में समान गुण हो, है ना। यदि रिसर्चर का केवल यह अनुसंधान हो कि भाई हम किसी एक धर्म के जो धार्मिक विचार हैं उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अब उसकी जो जनसंख्या होगी उसमें किसी एक ही धर्म के लोग आएंगे तो वहाँ पर वो रैंडमली किसी को भी चूज कर सकते हैं उसमें से। लेकिन जब विभिन्न धर्मों पर यदि कर रहे हैं तो अब यहाँ पर समस्या होगी कि अगर रैंडमली करेंगे तो एक ही धर्म से लोगों के आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है या किसी एक धर्म के लोगों के आने की संभावना कम होगी या कम आएगी, इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी। तो ऐसी कंडीशन में अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त जो सैंपलिंग होगी वह कौन सी होगी, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। उसमें क्या करेंगे, अब जैसे 6 धर्म हैं तो 6 धर्मों में अलग अलग उसने क्या किया, पूरे समूह को 6 वर्गों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है, जो भी वाले हैं। तो इस प्रकार से 6-7 वर्गों में बांट दिया। अब क्या करेंगे, अनुसंधानकर्ता द्वारा इन सभी 6 वर्गों से अब अपने सैंपल के लिए सदस्य चुन लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब हम प्रतिदर्श में सदस्यों का चुनाव करते हैं तो प्रतिदर्श में सदस्यों के चुनने का 2 तरीका है। एक तो है आनुपातिक और दूसरा है अआनुपातिक। आनुपातिक में क्या करते हैं कि जनसंख्या में हर वर्ग का जो अनुपात होता है उसी अनुपात में हम अपने प्रतिदर्श में भी लोगों का चयन कर लेते हैं। और अआनुपातिक चयन में क्या होता है, यहाँ पर जनसंख्या में वर्ग का क्या अनुपात है इसको ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अनुसंधानकर्ता अपने मन से जो उसका जो प्रतिदर्श होता है उस प्रतिदर्श में वह जनसंख्या से सदस्यों का चुनाव कर लेता है। यहाँ पर अनुपात का ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उसका उदाहरण देखिए, एक मैं यहाँ पर दिया हूँ। जैसे वर्ग है, मान लेते हैं कोई अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता का आधार क्या है, वह जेंडर हो, मेल फीमेल, और मान लेते हैं उनकी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या टोटल 1000 की है और इस 1000 की जनसंख्या में 550 मेल हैं और 450 फीमेल हैं। तो जब आनुपातिक करेंगे तो आनुपातिक में देखिए यहाँ पर क्या है, 55% है और 45% फीमेल है, 55% मेल है और 45% फीमेल है। तो क्या कहें, अगर उनका जो सैंपल साइज है वह 100 का है, अनुसंधान करता है या निर्णय करके रखा है कि हमारा जो सैंपल है उसमें हम 100 लोगों को लेंगे, तो 100 में से देखिए इसने क्या किया, अगर आनुपातिक लेगा तो यहाँ पर 55% है टोटल उसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या में मेल 55% है, तो यहाँ भी देखिए मेल वह क्या है, अपने प्रतिदर्श में 55% मेल सदस्यों को रख लिया है, ठीक है। और यहाँ देखिए जनसंख्या में फीमेल सदस्यों की संख्या कितनी है, 45% है, तो यहाँ भी वह 45% रख लेगा। ये तो रहा आनुपातिक। और अआनुपातिक में क्या, यहाँ देखिए जो अनुसंधान करता है उसके प्रतिदर्श की संख्या 100 उसने निश्चित कर रखी है, तो 100 में से यहाँ देखिए 50 मेल ले लिया, 50 फीमेल ले लिया, यहाँ अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया है, ठीक है। समान रूप से इसने 50-50 को सम्मिलित कर लिया। तो ये इस प्रकार से 2 आधार हैं हमारे प्रतिदर्श में विभिन्न वर्ग से सदस्यों को चुनने का। तो अपनी सुविधा के अनुसार रिसर्चर जो भी होता है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश में आनुपातिक का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आनुपातिक से जब आप देखेंगे जनसंख्या में जिस अनुपात में वर्ग के सदस्य हैं उसी अनुपात में अगर यहाँ पर आएंगे तो यह इस प्रकार से जो प्रतिदर्श हमारा तैयार होगा वह कैसा होगा, ठीक ठीक प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, जनसंख्या का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिदर्श होता है। तो इससे जो भी रिजल्ट आएंगे वह रिजल्ट क्या होगा, अधिक विश्वसनीय होगा। उसका जो है कि जब हम सामान्यीकरण करेंगे तो सामान्यीकरण करने में हमें आसानी होगा, पूरे विश्वास के साथ इसका सामान्यीकरण किया जा सकेगा। तो ये है हमारा यादृच्छिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, जिसमें हम अपनी जनसंख्या को कुछ
मानदंडों, कुछ विशेषताओं, वर्ग के जनसंख्या की विशेषताओं के आधार पर हम उसको कुछ वर्गों में बांट लेते हैं और फिर प्रत्येक वर्ग से सदस्यों का चयन हम यादृच्छिक रूप से कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। देखें, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इन विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना होगा। तो विशेष रूप से आपको इसके लिए यही ध्यान में रखना है कि जब हमारा जनसंख्या विषमांगी होगा तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग हम करेंगे, या सबसे उपयुक्त प्रतिदर्शन विधि होगी। नेक्स्ट है क्षेत्र गुच्छ या समूह प्रतिदर्शन। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। देखिए, जो क्लस्टर सैंपलिंग है इसका विकास कृषि के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन बाद में इस विधि का प्रयोग जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, उसमें भी किया जाने लगा। तो देखें, इस प्रकार का जो प्रतिदर्शन होता है वह भी क्या है, संभाव्यता प्रतिदर्शन का ही एक उदाहरण है। यानी कि आप देखेंगे संभाव्यता प्रतिदर्शन के जो भी गुण हैं, दोष हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे। अब देखिए, इस प्रकार की जो प्रतिदर्शन विधि है इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारी जनसंख्या अधिक विस्तृत और दूर दूर फैली होती है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में। अभी तक देखिए, जो हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो रहा, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं होती है, जहाँ पर 5000 10,000 की संख्या होती है, छोटा क्षेत्र होता है, ठीक है, तो इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा हो, अब एक देश के लेवल पर हो, या आप देखिए अगर अपने देश की हम बात करें तो मान लेते हैं किसी रिसर्चर का जो जनसंख्या है वह यूपी हो जाए, उत्तर प्रदेश, या कोई एक राज्य हमारा बड़ा राज्य, या संपूर्ण देश अगर उनका हो जाए जनसंख्या, तो ऐसे कंडीशन में आप पिछले जो 2 प्रतिदर्शन विधि हैं वो थोड़ा सा जो है क्या है, कठिन साध्य हो जाएगा अगर उनका प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता को क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग करना पड़ता है। क्षेत्र या गुच्छ या समूह प्रतिदर्शन जो विधि है इसका प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब देखिए, यह जो विधि है इसमें क्या करते हैं, हमारी जो जनसंख्या होती है उसको हम कई छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें यूपी की, कि हमारा जो जनसंख्या है पूरा यूपी है, तो हम इसको क्या करेंगे फिर छोटे छोटे समूहों में, यानी कि अब इसमें हम क्या करें, इसको जिलों में बांट लें। 75 जिले हैं यूपी में, 75 जिले हैं, 75 जिलों में हमने बांट लिया। अब क्या करेंगे, यह जो समूह बटा जिलों के रूप में, अब इसमें से कुछ समूहों को हम क्या करेंगे, यादृच्छिक रूप से उसका चुनाव कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 75 जिले हैं, 75 में से हमने 15 जिलों का चुनाव यादृच्छिक रूप से कर लिया। अब देखेंगे कि यह जो समूह है हमारा, जो 75 का हमने चुनाव किया, 75 में से 15 का चुनाव किया है, ये भी क्या है, बहुत बड़े होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन 75 में से चुने गए जो 15 जिले हैं उनको भी हम और छोटे उप समूहों में बांट लेंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार जो जिले होते हैं, जिले को ब्लॉक वाइज भी बांट लेगा। अब क्या करेंगे, इन 15 जो हमने जिले चुने हैं उन 15 जिलों में से एक एक या दो दो जो ब्लॉक्स हैं, जो खंड हैं, उन खंडों को हम क्या करेंगे, चुन लेंगे। अब ये जो समूह चुन कर के आए, 15 जिले से ये जो खंड चुन कर के आए, ब्लॉक जो चुने गए, यही क्या होंगे, इन सब को हम क्या करेंगे, इन ब्लॉक्स में आने वाले सभी सदस्यों को प्रतिदर्श के रूप में चुन लिया जाएगा। प्रतिदर्श में सबको सम्मिलित कर लिया जाता है। लेकिन अगर सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है तो आप हर ब्लॉक से रैंडमली कुछ सदस्यों को भी आप पुनः चुन सकते हैं। तो ये है हमारा क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन, जहाँ पर आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे एक क्षेत्र को ही समूहबद्ध रूप में सैंपल के रूप में चुन लेते हैं। वह पूरा का पूरा जो आपने गुच्छे के रूप में उठाया, वह संपूर्ण क्षेत्र, गुच्छ क्षेत्र ही क्या हुआ, आपका सैंपल होता है, ठीक है। और बहुत अधिक यदि वह आपका जो समूह क्षेत्र आपने सैंपल के रूप में चुना, अगर वह बहुत बड़ा है, तो उसमें से भी फिर एक बार आप क्या करेंगे, जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से कुछ का चयन आप अपने प्रतिदर्श के रूप में रैंडमली कर सकते हैं। तो यह है हमारा क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन। इसका प्रयोग
बहुत बड़ी जनसंख्या पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं क्रमानुसार प्रतिदर्शन। यह जो प्रतिदर्शन है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, ये देखिए इसको जो है विद्वानों ने, कुछ विद्वान इसे संभाव्यता की श्रेणी में रखते हैं, कुछ विद्वान इसको असंभाव्य प्रतिदर्शन में रखते हैं। अब देखिए यह जो क्रमानुसार प्रतिदर्शन है, यह ऐसा प्रतिदर्शन होता है जिसमें सदस्यों का जब चुनाव किया जाता है तो उनको चुनाव करने के लिए क्या करते हैं, उनके जो नाम होते हैं उन सबको हमें क्या करना होता है, एक वर्णमाला क्रम में या किसी भी आधार पर हम उनको क्या करते हैं, एक क्रम से सूचीबद्ध कर लेते हैं। सूचीबद्ध करने के बाद क्या किया जाता है कि एक निश्चित क्रम के बाद, जैसे हर 5वां व्यक्ति या हर 10वां व्यक्ति, उनका चयन अपने प्रतिदर्श के लिए कर लिया जाता है। ठीक है। और अनुसंधानकर्ता, मान लेते हैं कि अनुसंधानकर्ता अपने प्रतिदर्श में 100 व्यक्तियों का चुनाव करना चाहता है, तो जो जनसंख्या है उसकी जो सूची वो बना ली है, उसमें से हर 5वां या हर 10वां इस प्रकार से चुनता जाएगा। और जब उसके प्रतिदर्श में 100 लोग हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो क्या होगा, जो प्रतिदर्श है वह तैयार हो जाता है। और ऐसे जो भी सदस्य चुने गए हैं प्रतिदर्श में, उनसे डेटा कलेक्ट करके उन पर विश्लेषण करके जो भी परिणाम है उसको प्राप्त किया जाता है। तो देखें यह जो प्रतिदर्शन विधि है, इसको जब सूचीबद्ध कर लिया जाता है तो सूचीबद्ध करने के बाद जो पहले व्यक्ति का चुनाव, जैसे मैंने कहा कि हर 5वां या हर 10वां व्यक्ति चुना जाएगा, तो अगर इस प्रकार से करते चले जाएंगे तो यहाँ पर रैंडमनेस का प्रयोग नहीं किया गया, यादृच्छिकरण जो विधि है उसका प्रयोग नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसी कारण से क्रमानुसार प्रतिदर्शन या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को संभाव्यता प्रतिदर्शन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। कुछ विद्वान इस कारण से इसको असंभाव्य प्रतिदर्शन मानते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो पहला व्यक्ति का चुनाव, जैसे कहा गया हर 5वां या हर 10वां, तो अगर हम यह चाहते हैं कि भाई हमारा हर 5वां व्यक्ति को हम चुनें, लेकिन वह जो पहला व्यक्ति है उसको चुनने के लिए अगर हम रैंडमनेस का प्रयोग करें तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका, अगर इस प्रकार से हमने चयन किया, जैसे मान लेते हैं कि जो व्यक्तियों का सूची है उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1000 की सूची है। अब अनुसंधानकर्ता क्या करेंगे, अनुसंधानकर्ता चाहता है कि भाई हर 5वें व्यक्ति को हमको चुनना है, लेकिन वह क्या करेगा, पहले 5 व्यक्ति जो होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, इन 5 संख्याओं पर जिन व्यक्तियों का नाम है, जिन सदस्यों का नाम है, वो क्या करेंगे, इनके नाम को चिट में लिख करके लॉटरी विधि से या फिश बॉल ड्रा विधि से या पासा फेंक करके किसी भी विधि से वह क्या करेंगे, इन 5 में से किसी एक व्यक्ति का नाम वह सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, रैंडमली करेंगे, यादृच्छिक विधि से करेंगे। तो जब इन 5 में से, मान लेते हैं ये जो 5 हैं, इन 5 व्यक्तियों के नाम को चिट पर लिख लिया गया और इसे एक जार में डाल के अच्छे से हिला करके, और अनुसंधानकर्ता ने एक नाम निकाला, वह नाम निकला तीसरे नंबर के व्यक्ति का। तो पहला जो सदस्य होगा प्रतिदर्श का, अनुसंधानकर्ता के प्रतिदर्श का पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर का व्यक्ति। अब क्या करेंगे, उस तीसरे के बाद से हर 5वें व्यक्ति का नाम सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि पहला सदस्य हो गया तीसरे नंबर का। अब दूसरा सदस्य, 3 में 5 जोड़ दीजिए, 8 है ना। अब हर 5वां व्यक्ति प्रतिदर्श के लिए चुन लिया जाएगा। तो पहला व्यक्ति तीसरे नंबर का आ गया, रैंडमनेस का प्रयोग करके एक व्यक्ति का चयन कर लिया गया, तो वह आया तीसरे नंबर का। अब हर 5वें को चुनना है, तो 3 के बाद 5, 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद फिर आपका 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, इस प्रकार से इन नंबरों पर जो भी व्यक्ति होंगे उन सबको चुन लिया जाएगा और प्रतिदर्श तैयार कर ली जाएगी। आप देखेंगे यह जो विधि होती है, इस विधि में जैसे तीसरे और 8वें व्यक्ति
का चुनाव किया गया, भाई तीसरा पहला और उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन आया, 8। तो अब देखिए चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, इन नंबर पर आने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके चुने जाने की संभावना नहीं होती है, ठीक है, ये चुने नहीं जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि यह जो प्रतिदर्शन विधि है इसको जो है असंभाव्यता में रख दिया जाता है। और चूंकि स्टार्टिंग में यदि रैंडमनेस का प्रयोग कर लिया गया है तो उसको संभाव्यता में भी रखा जाता है, और कुछ विद्वान इसे अर्ध संभाव्य प्रकार का भी कहते हैं। जब पहले व्यक्ति का चुनाव रैंडमली किया गया और बाकी लोगों को हम हर पांचवा या हर 10वां इस प्रकार से करके चुन लेते हैं, तो यह क्या है, अर्ध संभाव्य में चला जाता है। तो इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, आप देखेंगे इस प्रकार का जो भी रिसर्च होता है इसमें आप देखेंगे कि जितने भी आपके सदस्य हैं उन सदस्यों के बारे में जानकारी होनी आपको बहुत ही आवश्यक है। और यह बहुत ही सरल होता है। यह जो प्रतिदर्शन विधि है बहुत ही सरल प्रतिदर्शन विधि है। इसमें धन की बचत होती है, बहुत अधिक खर्च नहीं होता है। और जब बहुत अधिक खर्च नहीं है तो मितव्ययी भी है। मितव्ययी का मतलब है समय भी कम लगेगा, इसमें आपको अपने प्रतिदर्श को चुनने में समय कम लगेगा, धन कम लगेगा, श्रम भी कम लगेगा। तो यह इसकी एक विशेषता है। यह जो क्रमानुसार प्रतिदर्शन है इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी अनुसंधानकर्ता को उनका अनुसंधान है किसी रोगी पर, ठीक है, जो मानसिक रोगी होते हैं उन पर यदि कोई अध्ययन अनुसंधानकर्ता कर रहा है तो वह क्या करेंगे, वह चले जाएंगे जो भी मनोचिकित्सक हैं उनके क्लिनिक में जाएंगे। अब वहाँ पर जब वो जाएंगे तो वह यह सोच के जाते हैं कि भाई क्लिनिक में जो भी लोग देखने आएंगे तो सबका वो नाम नहीं वह सबका जो है चयन नहीं करते हैं, बल्कि वो यहाँ पर चयन का आधार बनाएंगे कि इस क्लिनिक में जो भी पेशेंट आएंगे उसमें से मैं हर 5वें व्यक्ति को अपने प्रतिदर्श के लिए चुन लूँगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर मान लेते हैं कि दिन भर में उस क्लिनिक में यदि 100 पेशेंट आए तो रिसर्चर क्या करेगा, अब वो बैठा हुआ है सिर्फ वहाँ पर, पहला पेशेंट आया, दूसरा पेशेंट आया, तीसरा पेशेंट आया, चौथा पेशेंट आया, सब आए, अपना दिखाए और चले गए। जब 5वां पेशेंट आएगा तो क्या करेगा, अनुसंधानकर्ता इसका नाम पता नोट कर लेगा और अपने प्रतिदर्श में इसको सम्मिलित कर लेगा। और इसके बाद फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां जो रोगी आएगा दिखाने के लिए इनसे उसे कोई मतलब नहीं रहेगा, इनको वह क्या है छोड़ देगा। और जैसे ही 10वां पेशेंट आएगा 10वें पेशेंट को वह क्या करेगा, उनका नाम पता ले लेगा और इस प्रकार से वह जितने भी रोगी आएंगे उनमें से हर 5वें का चयन कर लेता है। तो ये इसका एक उदाहरण है प्रतिदर्श तैयार करने का क्रमानुसार प्रतिदर्शन विधि में। आइए अगला देखते हैं, यह है कोटा प्रतिदर्शन। कोटा सैम्पलिंग देखिए, यह जो होता है वह स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जो हमारा स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन है, देखने में ऊपर से उसके समान ही लगता है, ठीक है। उसी की तरह इसमें हम जनसंख्या को कुछ वर्गों में बांटते हैं, लेकिन जब सदस्यों के चयन की बात आती है तो सदस्यों का जो चयन होता है वह यहाँ पर यादृच्छिक ढंग से नहीं किया जाता है, बल्कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधानुसार, मनमाने ढंग से कर लिया जाता है। तो ये है आपका कोटा प्रतिदर्शन। स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के ही समान होता है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग से सदस्यों के चयन के लिए यादृच्छिक विधि का प्रयोग न करके किस विधि का प्रयोग करते हैं, यादृच्छिक, इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अनुसंधानकर्ता अपने इच्छानुसार मनमाने ढंग से कर लेता है। ये है कोटा प्रतिदर्शन। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि छात्रों पर कोई रिसर्च करना है अनुसंधानकर्ता को, विद्यार्थियों पर, तो यदि वह लिंग के अनुसार देखना चाहता है कि भाई किसी विषय में जो छात्र हैं उनकी उपलब्धि क्या है, छात्राएं उनकी उपलब्धि क्या है, तो यहाँ पर उसका
वर्गीकरण का आधार क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, यानी कि 2 वर्गों में बांटना है, छात्र और छात्राएं। तो 2 वर्ग में तो उसने अपनी जनसंख्या को बांट लिया अनुसंधानकर्ता ने, लेकिन जब इन दोनों वर्गों से सदस्यों के चयन की बारी आई तो वो रैंडमली न चुन करके वह अपनी सुविधा के अनुसार मनमाने ढंग से सदस्यों का चयन कर लेता है। तो यह है कोटा प्रतिदर्शन। नेक्स्ट देखिए, आप देखेंगे जो कोटा प्रतिदर्शन होता है वो असंभाव्यता प्रतिदर्शन का उदाहरण होता है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा और इसकी जो विशेषताएं हैं है ना, इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन विशेषताओं के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, अवसरानुसार प्रतिदर्शन, इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। यह भी क्या है, एक असंभाव्यता प्रतिदर्शन का उदाहरण है। इसके अंतर्गत जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वह बिना किसी पूर्व योजना के अनुसार बिना किसी पूर्व योजना के इकाइयों से संपर्क करते हैं। और संपर्क कैसे करेंगे भाई, जब कोई योजना ही नहीं है तो जो भी व्यक्ति जहाँ भी कहीं पर भी मिल जाए है, उनके अनुसंधान, उनका जिस टॉपिक पर, जिस शीर्षक पर वह अनुसंधान कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल जाए, अचानक मिल जाता है, उनसे वो क्या करते हैं, अपने शोध से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। अब संपर्क के लिए, अब वो कहीं भी अनुसंधान करता जाए, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और कोई मिल गया तो वहाँ उनसे पूछ लिए, बस में सफ़र कर रहे हैं या बस स्टैंड पर हैं, कोई मिल गया उनसे पूछ लिया, या किसी होटल में है, रेस्टोरेंट में है, कॉलेज में है, सिनेमा देखने गए हैं वहाँ पर, या रास्ते में कहीं पर भी जा रहे हैं, उनको अपने अनुसंधान से संबंधित जो भी कोई व्यक्ति मिल जाता है वो उनसे वहीं पर तत्काल में ही जो भी जानकारियाँ लेनी होती ले लेते हैं। कोई पूर्व निश्चित नहीं होता है कि उनको किससे लेना। अब इसका उदाहरण एक आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे पॉकेट मार हैं, तो अब कोई आपसे यह तो नहीं कहेगा ना कि मैं पॉकेट मार हूँ। जैसे अच्छे प्रोफेशन में जो लोग होते हैं उनकी तो पहचान होती है, चिकित्सकों का, अभियंताओं का, शिक्षकों का, इन सब लोग हैं, ये तो है प्रोफेशन में है, तो लोग कहते हैं कि भाई मैं शिक्षक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन कोई पॉकेट मार कभी नहीं कहता है कि मैं पॉकेट मार हूँ। ठीक है, वो अपने ग्रुप में ही केवल कहता है। अब मान लेते हैं कि अनुसंधानकर्ता को यह जांचना है कि ये जो पॉकेट मार होते हैं उनकी मनोदशा क्या है, क्यों ये ऐसा करते हैं, किस कारण से ये पॉकेट मारी का काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का कोई अनुसंधान वो कर रहे हैं तो उनको मिलेंगे कहाँ भाई, क्या कोई कहेगा कि मैं पॉकेट मार हूँ, कभी कोई नहीं बताएगा। तो अब ऐसे जो है प्रतिदर्श के लिए सदस्य कहाँ मिलेंगे, तो रिसर्चर यदि कहीं जा रहा है रास्ते में और पता चला कि कोई पॉकेट मार अपना किसी का पॉकेट मार करके भाग रहा है और लोग जो है हल्ला कर रहे हैं कि भाई पॉकेट मार करके ये भाग रहा है, जेब काट के भाग रहा है, तो अब क्या है, जो रिसर्चर होते हैं उनको अपना सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, और मान लेते हैं कि पॉकेट मार जो है वो पकड़ा गया, तो फिर वो क्या करेंगे, उसको भाई सबसे पहले तो उसको बचाएंगे और बचाने के साथ थोड़ा सा उनके साथ तादाद में स्थापित करेंगे और फिर पूछेंगे अपनी है उसको क्या कहते हैं, सहानुभूति के साथ। लेकिन अगले को यह बताते नहीं है कि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वह जान जाएगा कि रिसर्च कर रहा हूँ तो अनुसंधानकर्ता रिसर्च के संदर्भ में पूछा है तो शायद सही जवाब ना दे। तो अनुसंधानकर्ता क्या करते हैं, उनके साथ सहानुभूति पूर्वक, सहानुभूति ढंग से अपने जो भी प्रश्न होते हैं वो वहाँ पर पूछ लेते हैं, सारी जानकारियाँ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अनुसंधान कार्य हैं उसमें रिसर्चर जो है वह ऐसे ही आकस्मिक रूप से जो भी सब्जेक्ट मिल गया उससे अपने जो टूल्स होता है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको वह पूछ करके अपना डेटा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अवसरानुसार, इसको आकस्मिक भी कहते हैं, इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग की बात रही। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं सुविधानुसार प्रतिदर्शन, कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग, है ना। अब यह भी क्या है, असंभाव प्रदर्शन का ही एक उदाहरण है।
जहाँ पर जो शोधकर्ता होते हैं उनको सुविधा के अनुसार जो सदस्य मिल जाते हैं उनको अपने सैंपल में, अपने परिदर्श में चुन लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि कोई अनुसंधानकर्ता महिला है, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अपने अनुसंधान में केवल महिलाओं को ही चुनती है। तो यह क्या हो जाएगा, इस प्रकार का यदि प्रतिदर्श तैयार किया गया तो प्रतिदर्श कैसा कहलाएगा, सुविधा अनुसार प्रतिदर्शन वह कहलाता है। ठीक है, ऐसा प्रतिदर्शन कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाता है। या दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता अपने आसपास के जो भी सदस्य हैं उनको ही प्रतिदर्श में चयनित कर लेता है। ठीक है, उनका जनसंख्या तो पूरा मान लेते हैं कि अगर हम ये कहें कि जनसंख्या क्या है, पूरा यूपी है, लेकिन वह केवल बनारस से ही सदस्यों को उठा लिए, वाराणसी जिले से ही। भाई यदि बनारस के वाराणसी के रहने वाले हैं तो उनको क्या है, आसानी तो बनारस से ही है, तो बनारस से सदस्यों का चयन प्रतिदर्श में कर लेते हैं, किसी अन्य जिले में और वो नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भी प्रतिदर्श तैयार होगा तो वह जो प्रतिदर्शन विधि होगी वह होगी सुविधानुसार प्रतिदर्शन विधि, जहाँ पर के अध्ययनकर्ता ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करता है जो उन्हें आसानी से सुविधाजनक रूप से मिल जाएं। ठीक है, तो इसका जो आधार होता है वह क्या होता है, सुविधापूर्वक मिलने वाले सदस्य। ठीक है, तो शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जो भी व्यक्ति मिलते हैं, जो भी सदस्य मिलते हैं, उनको प्रतिदर्श में सम्मिलित कर लेता है। तो यह है आपका सुविधानुसार या सुविधापरक प्रतिदर्शन विधि। ठीक है, आइए अगले उस पर चलते हैं। अगला है हमारा उद्देश्यानुसार या उद्देश्यपरक प्रतिदर्शन, पर्पजिव सैम्पलिंग। अब यह भी असंभाव्य प्रदर्शन का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत समस्या से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जो हमारी समस्या है उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, केवल उन्हीं से संपर्क किया जाता है, उसके अतिरिक्त और किसी से संपर्क नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वह उन्हीं से पूरा होने वाला है। यदि हम अपने अनुसंधान में ऐसे व्यक्ति को रख लें जो कि हमारे समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो क्या होगा, हमारा जो परिणाम होगा वह विपरीत आ जाएगा। इसलिए ऐसे प्रतिदर्शन में सिर्फ उन्हीं लोगों का चयन किया जाता है जिनसे समस्या सीधे रूप से संबंधित होती है। उदाहरण के रूप में जैसे देख लेते हैं कि राजनीतिक समस्याओं का यदि कोई अध्ययन किया जा रहा है तो राजनीति से संबंधित व्यक्तियों को ही प्रतिदर्श में सम्मिलित किया जाएगा, तभी तो जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनके अध्ययन में आसानी होगी, सही बातें निकल कर के आएंगी, सही परिणाम आएगा। अब मान लेते हैं जो राजनीति से संबंधित लोग हैं ही नहीं, अगर उनको सम्मिलित कर लेंगे तो क्या होगा, परिणाम हमारा ठीक नहीं आएगा, शुद्ध परिणाम नहीं प्राप्त होगा। या एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के प्रयोग से कौन संतुष्ट होगा। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर के प्रयोग का कर्मचारियों पर संतुष्टि, यदि इसको हमें देखना है तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर के आने से क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी होनी चालू हो जाती है। भाई माना जाता है ना कि कंप्यूटर जो है कई व्यक्तियों का काम अकेले ही कर सकता है। तो अब क्या होगा, जब कंप्यूटर आ जाएगा तो बहुत से कर्मचारी, अस्थायी रूप से जो कर्मचारी होंगे उनकी नौकरी जाने की संभावना रहेगी। तो कंप्यूटर का कार्यालय में जब प्रयोग प्रारंभ होगा तो कौन संतुष्ट होगा, ऐसे व्यक्ति संतुष्ट होंगे जो वहाँ पर स्थायी रूप से कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको तो उनकी नौकरी जानी नहीं है। नौकरी किसकी जाएगी, जो अस्थायी रूप से टेम्परेरी बेस जो काम कर रहे हैं। अब हमारा जो अध्ययन है वह अध्ययन क्या है, कंप्यूटर के प्रयोग का असंतोष, कंप्यूटर के प्रयोग का कर्मचारियों में असंतोष अगर इस प्रकार का है तो असंतोष किस में है भाई, असंतोष तो है जो कर्मचारी जिनकी नौकरी जाने वाले, यानी कि जो टेम्परेरी है। तो अनुसंधानकर्ता अपने प्रतिदर्श के लिए इनका चुनाव करेगा, ऐसे कर्मचारियों का चुनाव करेगा जो टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी कर्मचारी जो हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनका चयन वह अपने
प्रतिदर्श में करेगा, तभी क्या होगा, कंप्यूटर के प्रयोग से जो असंतोष है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और यदि वह कहीं इसके बजाय ऐसे लोगों का भी चयन कर लेता है जो परमानेंट हैं, तो वो तो असंतुष्ट होंगे नहीं, तो क्या होगा, परिणाम हमारा सही नहीं आएगा। तो ये उदाहरण है आपके उद्देश्यानुसार या उद्देश्यपरक प्रतिदर्शन के। अब आइए जो लास्ट है वह है स्नोबॉल प्रतिदर्शन। देखिए जो स्नोबॉल प्रतिदर्शन होता है यह भी असंभाव्यता प्रतिदर्शन का एक उदाहरण है, और इसका प्रयोग समाजनीति प्रकार के जो अध्ययन होते हैं उसमें अधिक किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां जहां पर व्यक्तियों के बीच उपस्थित अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का यदि अध्ययन करना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें किसी भी समूह या संगठन के ऐसे सभी सदस्यों को अपने अपने दोस्तों की पहचान करने के लिए कहा जाता है, और इस प्रकार से शोधकर्ता के सामने दोस्तों का एक समूह उभर करके आता है। ऐसे मान लेते हैं कि कोई एक सामाजिक संगठन है, कोई भी एक समूह, अब वहाँ पर उस समूह में 100 लोग हैं। अब ये जो अनुसंधान करता होता है वो सबसे एक ही प्रश्न पूछता है कि भाई बताइए कि आप सब के अपने जो 3 परम मित्र हैं उनका नाम लिख करके हमें दीजिए। भाई समूह में तो 100 लोग हैं, सब एक दूसरे को सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया अनुसंधानकर्ता ने कि आप अपने 3 परम मित्र अभिन्न मित्र का नाम हमको दीजिए। तो सभी व्यक्ति अपने 3 परम मित्रों का नाम देंगे। ठीक है, संपर्क में तो वो हैं 99 लोगों से, हर व्यक्ति अन्य 99 लोगों से संपर्क में है, लेकिन जो उनके 3 फेवरेट लोग होंगे जिनसे वो हमेशा संपर्क में रहता है, ऐसे 3 लोगों का नाम देगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी डेटा आएगा उससे यह पता चलेगा कि सबसे चर्चित व्यक्ति कौन है, या ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे कोई पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं वह स्नोबॉल में अध्ययन किया जाता है। या इसका एक उदाहरण यह भी होता है, देखिए स्नोबॉल बर्फ़ का गोला, इसकी विशेषता क्या होती है, बर्फ़ के गोले की विशेषता होती है कि जब आप उसको बर्फ़ पर यदि लुढ़का देंगे तो वह अपने साथ क्या है, जो ज़मीन पर पड़े हुए बर्फ़ होते हैं उनको अपने साथ चिपकाते जाता है, और धीरे धीरे उसका आकार क्या होता है, बड़ा होते जाता है। अब हम मान लेते हैं कि अनुसंधानकर्ता का अध्ययन कुछ इस प्रकार का है, जैसे इसमें जो आप देखेंगे विभिन्न प्रकार का नशा करने वाले जो व्यक्ति हैं, यदि उन व्यक्तियों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति जल्दी मिलते नहीं हैं। तो इस अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधानकर्ता प्रतिदर्श चुनने के लिए इसी सैम्पलिंग विधि का प्रयोग करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग का। अब इसमें होता क्या है, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं पहले प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से कोई एक नशा करने वाला व्यक्ति मिल जाए। फिर जब कोई एक व्यक्ति मिल जाता है तो अब वो उससे कहते हैं कि भाई देखो मेरा ये अनुसंधान है जिसमें मैं आपकी जो यह कारण है, किस कारण से आप इन चीज़ों को प्रारंभ किए, है ना, या जो भी है उसको बताएगा और कहेगा भाई मेरा यह अनुसंधान है, मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे के जो कारण हैं। तो आप जो है अपने साथ के जो भी लोग हैं जो नशा करते हैं उनसे मुझे मिलवाओ। बाकी यहाँ पर यह भी बताना होगा कि भाई मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ कि आप लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दूँगा, ऐसा ये पूरा उनको विश्वास में लेना होगा कि नहीं, मैं वास्तव में अनुसंधान कार्य कर रहा हूँ जिसमें इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है, जो कारण है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्हें बताना होगा आपको कि मैं किसी ऐसी संस्था से नहीं हूँ जिससे कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, इस प्रकार का कोई ऐसा उनको विश्वास में लेना होगा, बताना होगा कि भाई मैं वास्तव में अनुसंधान करता ही हूँ। तो जब वह पूर्ण रूप से विश्वस्त हो जाएगा कि नहीं आप एक अनुसंधान कार्य ही कर रहे हैं, है ना, एक आप रिसर्चर हैं,
तो वह क्या करेगा, अपने जैसे जो भी लोग, क्योंकि वो तो जान रहा होगा कि भाई कौन कौन लोग नशा करते हैं, तो वो क्या करेगा, सबको इकट्ठा करेगा, अपने जैसे लोगों को, ठीक है, जिनको जान रहा होगा, या जिनको जान रहा होगा उनसे उनको भी बताएगा कि भाई इस प्रकार का कोई अपना रिसर्च कर रहा है, उनको कुछ आपसे पूछना है और तो आप आ जाइए, या आपके संपर्क में अन्य जो भी लोग हैं, क्योंकि भाई उसके संपर्क में जितने हैं उन लोगों के संपर्क में भी कुछ और होंगे। तो ये क्या होता है कि ऐसे में ये एक दूसरे को, जो भी जिनको भी ये जान रहे हैं उन सबको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और रिसर्चर फिर क्या करता है, निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचता है, जहां पर कि जिस व्यक्ति से वह संपर्क साधे रहता है, वह व्यक्ति अपने जैसे नशा करने वाले कई व्यक्तियों को वह इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो ये है स्नोबॉल परिदर्शन का उदाहरण। तो ऐसे कंडीशंस जो होते हैं वहाँ पर इस परिदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मैं आप लोगों को जो मुख्य 9 प्रतिदर्शन की जो विधियां हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताया। इनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को आप ध्यान में रखें। अगर इन विशेषताओं को आप ध्यान में रखेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो बहुत कठिन नहीं है, बस केवल इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताया तो बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि एग्जाम्पल्स को मैं इस वीडियो में लिखा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत अधिक स्लाइड्स हो जाते हैं, और तो इस कारण से मैं उसको यहाँ पर लिखा नहीं बल्कि ओरल ही प्रेजेंट कर दिया हूँ। तो प्रयास करें कि मेरे द्वारा दिए गए जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को आप ध्यान से सुनें। अगर उनको आप सुने रहेंगे तो निश्चित ही पूछे गए प्रश्नों का आप उत्तर सही सही दे पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार हमारा देखे हैं, यदि उनको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि वो चाहते हैं कि हमारी वीडियोस उन तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो आपके साथ पढ़ने वाले आपके मित्र हैं वे सब मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।